हेलो बेटा, चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं रैपिड डिवीजन बैच का, विच इज व्हाट एवोल्यूशन। तो बिना देरी किए फटाफट टॉपिक पे आ जाओ। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी होती क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, ठीक है। स्टेलर डिस्टेंसेज या जब आप स्पेस के डिस्टेंसेज मेजर करेंगे तो वो किस में मेजर होता है? लाइट ईयर्स में। आपने सुना होगा कि जब आप स्टार्स को देख रहे हो, यू नॉट सीइंग द प्रेजेंट बट यू सीइंग द पास्ट। वो पास्ट में कोई ऐसा लाइट था जो एमिट हुआ था लेकिन अब आपको दिखा है, ठीक है। बिग बैंग एक्सप्लोजन एक सिंगल एक्सप्लोजन था। बिग बैंग थ्योरी जिसने क्या एक्सप्लेन किया था? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। उसने क्या किया था? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स विच लेड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ कब था? 20 बिलियन ईयर्स अगो। क्या हुआ था? इट कंप्राइजेस ऑफ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज विच आर बेसिकली व्हाट? स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस। ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। कब हुआ था? इट अकर्ड इन सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स होने के बाद इवेंट्स क्या क्या हुए थे? टेम्परेचर डिक्लाइन हुआ था, हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म हुआ था, गैसेस कंडेंस हुई थी, गैलेक्सीज प्रेजेंट डे वाली बनी थी। हाइपोथेसिस क्या है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्ली अर्थ का? हाइपोथेसिस ये है कि पहले एटमॉस्फेयर में नो एटमॉस्फेयर था, कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया प्रेजेंट था। उसके बाद क्या था? वाटर वेपर ने यूवी रेज की प्रेजेंस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाया, फिर अमोनिया एंड मीथेन ने मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2H2O एंड बाकी कंपोनेंट्स बनाए, ठीक है। वाटर वेपर क्या हुआ? इट विल फॉर्म एज रेन्स एंड उन्होंने डिप्रेशंस बनाए और डिप्रेशंस को फिल किया और इन डिप्रेशंस ने फाइनली जाके क्या बनाया? ओशंस, ठीक है। एंड बाद में ओजोन लेयर फॉर्म हुई। तो ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाली कंडीशंस थी। लाइफ कब अपीयर हुई है? इट हैज अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि अर्थ कब बना था? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कब बना है बेटा जी? 3 बिलियन ईयर्स अगो। कैसे बना था? पॉसिबली ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम जाइंट मॉलिक्यूल्स जैसे RNA, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एक्सेट्रा। ये जो कैप्सूल्स हैं दे रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स परहैप्स। फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कब बना? इट हैज प्रोबेबली ओरिजिनेटेड व्हाट? 2 बिलियन ईयर्स अगो। कैसे बना? वाटर एनवायरनमेंट में बना था, एक्वेटिक में बेसिकली, ठीक है। सो ये जो वर्जन है बायोजेनेसिस का, बायोजेनेसिस इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ लाइफ या फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। It arose slowly through the evolutionary forces from non-living molecules. पहले non-living molecules थे, फिर उनसे ही आपका क्या बना? लिविंग मॉलिक्यूल्स अराइज हुआ। क्लियर है? अब ओरिजिन ऑफ लाइफ को अलग अलग थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं। तो पहला स्पेशल क्रिएशन है। कन्वेंशनल लिटरेचर के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे, पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे ही रहेंगे, डाइवर्सिटी बिल्कुल सेम है और अर्थ 4000 ईयर्स ओल्ड है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्या था? कॉस्मोसोइक या पैंसपर्मिया थ्योरी। उन्होंने क्या बोला था कि लाइफ ना बाहर की किसी स्पेस से आई है, कैसे आई है नहीं पता। उन्होंने बोला यूनिट ऑफ लाइफ है जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं, वो किसी दूसरे प्लैनेट से ट्रैवल करके अर्थ पे आई। तो क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये बताओ कि दूसरे प्लैनेट पे कैसे एग्जिस्ट करता है, तो वो भी नहीं बता पाए, तो ये थ्योरी भी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्या है? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसको आप क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। क्योंकि ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या बोला है? लाइफ हैज कम फ्रॉम डीकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा। तो इसको डिसअप्रूव किया था लुइस पैस्चर ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस देके। लुइस पैस्चर ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने फाइनली पता लगा गया, ही वॉज एबल टू फिगर आउट, उन्होंने पता लगाया कि लाइफ सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। ऐसा नहीं है कि किसी स्ट्रॉ से, किसी मड से या नाइल रिवर की किसी मिट्टी से क्रोकोडाइल्स और चूहे और ये सब बने, ठीक है, जो बेसिकली थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहती थी। सो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने एक्सप्लेन किया, जो लुइस पैस्चर ने एक्सप्लेन किया था कि लिविंग लाइफ या लाइफ इज नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉन लिविंग लाइफ बट इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है आपका? केमिकल ओरिजिन और थ्योरी है। इट वॉज प्रिसीडेड बाई केमिकल एवोल्यूशन, that is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ किससे आई है? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे RNA, प्रोटीन। अब ये जो हाइपोथेसिस है इसको प्रूव किसने किया था? यूरे मिलर या मिले के एक्सपेरिमेंट ने 1953 में। सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स में आपने बेसिकली मिला कि हमें क्या क्या फॉर्मेशन हुआ? शुगर्स फॉर्म हुई हैं, नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म हुए हैं, पिगमेंट्स फॉर्म हुए हैं, फैट्स फॉर्म हुई है, ठीक है। और उसके बाद मीटेरॉइड्स का जब एनालिसिस किया गया तब भी हमें कुछ सिमिलर कंपोनेंट्स ही मिले थे, सिमिलर केमिकल्स ही मिले थे। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। थ्योरी किसने दी थी आपकी? ओपैरन एंड हैल्डेन ने केमिकल एवोल्यूशन की, ठीक है।
एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या है, पेलियोंटोलॉजिकल एवोल्यूशन। पेलियोंटोलॉजिकल मतलब आप बेसिकली फॉसिल एवोल्यूशन की बात करते हो। तो फॉसिल क्या है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स। एज ऑफ फॉसिल्स किससे कैलकुलेट की जाती है, रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से। अब जो फॉसिल्स है ना वो अलग अलग लेयर्स में ऑर्गेनाइज होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है जो फॉसिल सबसे ज़्यादा डीप हैं वो सबसे पुराने हैं, और जो सबसे ज़्यादा ऊपर की तरफ प्रेजेंट है वो थोड़े रिसेंट वाले फॉसिल्स हैं। क्लियर है? सो यही वाला पार्ट आप फैक्ट पढ़ लेना। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ये थ्योरी किसने दी थी, इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्न्स्ट हैकेल। उन्होंने क्या बोला था कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज which are common to all vertebrates but that are absent in adults, embryos of all vertebrates develop a row of vestigial gill slits functional only fish and not found in other adult vertebrates। मतलब इनका कहना क्या था कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। मतलब उनका ये कहने का मतलब था कि बेसिकली आपका जो एम्ब्रियोज हैं वो एम्ब्रियोज के कॉमन एंसेस्टर से ही बनते जा रहे हैं। लेकिन इसको डिसअप्रूव किसने किया था, आपके कार्ल अर्न्स्ट वॉन बॉयर ने डिसअप्रूव किया था। क्या दिया था, ही नोटेड कि जो एम्ब्रियोज हैं वो कभी भी आपके अडल्ट स्टेजेस से पास नहीं होते हैं, और अगर वो अडल्ट स्टेजेस से पास नहीं होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एम्ब्रियोज या सारे के और सारे ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोज में सेम फीचर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर होमोलॉगी। तो सिमिलर इन प्रोटीन, सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स which are performing a given function among the diverse organism indicates common ancestry। मतलब वो ये दिखा रहा है कि जो बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो ये दिखा रहा है कि जो भी बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं वो ये पॉइंट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई शेयर्ड एंसेस्ट्री थी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज प्रेजेंट थी। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस को समझना, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स में कॉमन एंसेस्ट्री प्रेजेंट है, एनालोगस ऑर्गन्स में कॉमन एंसेस्ट्री प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन्स का ये मतलब है सिमिलर स्ट्रक्चर है बट आपके डिफरेंट फीचर्स हैं, और इसका उल्टा क्या हो जाएंगे आपके एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, सो फंक्शन परफॉर्म्ड होमोलोगस के डिफरेंट होते हैं बट सिमिलर फंक्शन परफॉर्म किसके होते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स के। तो आपकी होमोलोगस ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बट योर एनालोगस ऑर्गन्स हैव फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी के होमोलोगस ऑर्गन्स, थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकाबिटा, एंड उसके बाद फोर लिम्स है वर्टेब्रेट्स के, मैन फोर लिम्ब ऑफ द मैन, चीथा का फोर लिम्ब, वेल का एंड बैट का। काफी सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, which is basically what humerus, radius ulna, carpals, metacarpals and phalanges, ये सारे प्रेजेंट थे बट फंक्शन डिफरेंट था, क्योंकि ये ग्रास्पिंग के लिए काम आता है, ये चलने के लिए काम आता है, ये बेसिकली स्विम करने के काम आता है, ये आपका फ्लाइंग के काम आता है। तो बेसिकली ये सारे वो चीज़ हैं कि भले ही वो स्ट्रक्चरली सिमिलर लेकिन फंक्शनली डिफरेंट है। एनालोगस ऑर्गन्स की अगर आप बात करेंगे तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, flippers of penguins and dolphins, and sweet potato which is a root modification and potato which is a stem modification। ठीक है, अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है? अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है कि किसी ज्योग्राफिकल एरिया में कोई एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएशन हुआ, एवोल्यूशन हुआ, और आपकी अलग अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, so the process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography is known as adaptive radiation। Example क्या थे इसके? Darwin finches, small black birds थी which were evolved from the seed eating birds in Galapagos Island। ऑल्टर्ड बीक बनी थी जो बेसिकली पहले मतलब कुछ फ्रूट्स खाने लगे, कुछ इंसेक्ट्स खाने लगे, कुछ लीव्स खाने लगे, तो अलग अलग टाइप की बीक मॉडिफिकेशंस हुआ उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसा ही एक रेडिएशन तुम लोग मार्सुपियल रेडिएशन में पढ़ते हो कि मार्सुपियल रेडिएशन में अडैप्टिव रेडिएशन हुआ था, टेस्मानियन वुल्फ बना, टाइगर कैट बना, बैंडेड एंड टीटर बना, मार्सुपियल रैट बना, वॉम्बैट बना, कोआला बना, मार्सुपियल वॉर्म बना, मोल बना एंड शुगर ग्लाइडर बना। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो बेसिकली देखा गया कि एक अडैप्टिव रेडिएशन आपका प्लेसेंटल मैमल्स में हो रहा था और एक अडैप्टिव रेडिएशन आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में हो रहा था। ठीक है, अलग अलग जगह पे हो रहा था। तो अब ध्यान से सुनना, प्लेसेंटल मैमल्स में ये सारी स्पीशीज मिले, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में ये सारी स्पीशीज मिले, लेकिन ये देखा गया कि जो मोल प्लेसेंटल मैमल है वो रिजेंबल कर रहा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के मार्सुपियल मोल के साथ। फिर देखा गया प्लेसेंटल मैमल जो एंटीटर है वो रिजेंबल कर रहा है नम्बैट या बैंटेड एंटीटर के साथ, विच इज एन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल।
तो उन्होंने ये देखा कि दो डिफरेंट एरियाज पे अडैप्टिव रेडिएशन हो रहा था, बट जो अडैप्टिव रेडिएशन की वजह से स्पीशीज बनी है दो अलग अलग एरिया में, वो आपस में रिजेंबल कर रही हैं। तो अगर ऐसे अडैप्टिव रेडिएशन दो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में होते हैं, बट जो स्पीशीज बनते हैं दे आर सिमिलर टू ईच अदर, तो उस एवोल्यूशन को आप, ऐसे दो अडैप्टिव रेडिएशन को आप क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या फिर पैरेलल एवोल्यूशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सो व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats, one can call this as the convergent evolution or parallel evolution. तो आपको ये चीज याद करना है कि मोल मार्सुपियल मोल की तरह था, एंटीटा नम्बैट की तरह था, माउस मार्सुपियल माउस की तरह था, लेमुर आपका स्पॉटेड कस्कस की तरह था, फ्लाइंग स्क्विरल आपका फ्लाइंग फैलेंजर या शुगर ग्लाइडर की तरफ था, बॉब कैट आपका टेस्मानियन टाइगर कैट की तरह था, एंड वोल्व आपका टेस्मानियन वोल्फ की तरफ था, के जैसे था। ठीक है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या बोलता है कि आपकी जो मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज हैं ऑफ द डिफरेंट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, सो कैसे रिलेट करते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स is linked to the life cycle or the lifespan. Example, microbes have the ability to multiply and become millions within hours, मतलब उनका रेप्लिकेशन रेट बहुत जल्दी होता है। ठीक है, whereas fish या fowl would take millions of years as lifespan of these animals are in years, मतलब जिसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, न्यू फॉर्म्स बनने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जिसका लाइफ स्पैन रिलेटिवली कम है उसमें न्यू फॉर्म्स जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स आपको पढ़ना है। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। पहली क्या है, लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क ने क्या बोला था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, की अगर कोई ऑर्गन यूज नहीं है तो वो खत्म हो जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये किसने दिया था, आपकी लेमार्क की थ्योरी ने। ठीक है, उसके बाद क्या है, डार्विन थ्योरी ने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने गैलापागोस आइलैंड गए, HMS बीगल नाम की शिप यूज की थी, एंड उन्होंने क्या देखा कि जो एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स है दे शेयरिंग सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज। तो उन्होंने बेसिकली ये बोला कि आपका जो भी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ का, दैट इज कोरिलेटिंग विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस क्या था, इन्फ्लुएंस ये था कि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, लिमिटेड रिसोर्सेज होगा, एंड नेचर क्या होगा, इट कीप्स अ चेक ऑन द पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो डार्विन के पोस्टुलेट्स क्या थे कि डार्विन ने बोला वेरिएशंस क्या होती है, स्मॉल एंड डायरेक्शनल, एंड एवोल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। डार्विन ने ये भी एक इंश्योर किया कि इन अ पॉपुलेशन एग्जिस्ट, he also made sure, yeah, he also said that in a population variations exist which are heritable and which makes the resource utilization better for few and will enable only those who reproduce and leave more progeny। मतलब डार्विन ने बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आए कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास बेटर फीचर्स हैं, जो उस लिमिटेड रिसोर्सेज के प्रेजेंस में अडेप्ट कर पाए, वहाँ पे सर्वाइव कर पाए, वो मैक्सिमम प्रोजेनी प्रोड्यूस करके जाएगा, वो ही आगे सर्वाइव करेगा। तो डार्विन ने बेसिकली रिप्रोडक्टिव फिटनेस के ऊपर फोकस किया था। म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी व्रेज ने दी थी। ही वर्कड ऑन इवनिंग प्रिमरोज व्हिच इज नहीं इवनिंग प्रिमरोज, मिराबिलिस जलापा नाम है। उन्होंने क्या बोला था कि न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशंस, जो एक सिंगल स्टेप चेंजेस होती हैं, सिंगल स्टेप को बोलते हैं साल्टेशन, लार्जर होती हैं, रैंडम होती हैं, एंड दे आर डायरेक्शनलेस वेरिएशंस। ठीक है, एंड सडनली होती हैं पॉपुलेशन में। इसके बाद अगर आप ये देखेंगे कि जो कैरेक्टर्स थे जिन्होंने कुछ को सरवाइव करने में हेल्प किया, जो भी आपके नेचुरल कैरेक्टर्स थे जिन्होंने किसी को नेचुरल कलेक्शन करवाया, वही हैं बेसिकली जो बाकी को आउटब्रीड करेंगे। दैट इज वही एग्जैक्टली कैरेक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड जो फिटनेस डार्विन बात कर रहे थे, ही वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। So fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by the nature. Branching descent and natural selection आपके दो की कॉन्सेप्ट थे डार्विन थ्योरी के। ठीक है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट का के बारे में भी सुनना। बेसिकली वो भी स्पीसीएशन कर सकते हैं, बट डार्विनिज्म की एक वीकनेस थी कि वो ये नहीं बता पाए कि वेरिएशन आए कहाँ से, वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि स्पीशीज कैसे बने, और उन्होंने बेसिकली मेंडल के काम को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। ठीक है, अल्फ्रेड वॉलेस वाज अ नेचुरलिस्ट, उन्होंने मेले आर्किपेलागो पे काम किया था, एंड ही हैड कम टू सिमिलर कंक्लूजन जो डार्विन ने बोला था। एवोल्यूशन क्या है, डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, स्टोकास्टिक प्रोसेस है। स्टोकास्टिक मतलब रैंडम प्रोसेस है, चांस इवेंट है। ठीक है,
तो इसी तरीके से एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है? इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम से हमने काफ़ी सारी ब्रीड्स बनाए हैं। मतलब यूजुअली हमें पता है कि सिमिलर स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स ही रिप्रोड्यूस करते हैं, बट हमने अलग अलग स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करके उनके हाइब्रिड्स बनाए हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब अगर इंसान के इंटरफेरेंस की वजह से कोई एवोल्यूशन हुआ है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स का बनना, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज का बनना, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज का बनना और इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का केस जो है, दिस इज ऑल बेसिकली व्हाट? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन या इंसान की इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का केस समझना, उन्होंने क्या बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पोल्यूशन नहीं था तो ट्री ट्रंक्स के ऊपर वाइट कलर के लाइकेंस होते थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो ट्री ट्रंक्स थी वो डार्क बन गई क्योंकि सूट एंड स्मोक डिपॉजिट हो गया तो लाइकेंस नहीं ग्रो कर रहे थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्योंकि व्हाइट कलर के लाइकेंस ग्रो कर रहे थे तो व्हाइट कलर के मॉथ्स ज्यादा थे क्योंकि वो छुप जाते थे, और जो मेलेनाइज्ड डार्क विंग मॉथ्स थे वो कम थे। क्यों? क्योंकि वो अलग से दिख जाते थे। तो जो बर्ड्स प्रेडेटर बर्ड्स थी वो किस पे फीड करती थी? मेलेनाइज्ड मॉथ्स पे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ? पोल्यूशन हुआ, लाइकेंस भाग पे ग्रो नहीं कर पाए, सूट एंड स्मोक डिपॉजिट हुआ, तो जो मेलेनाइज्ड मॉथ्स थे वो कैमोफ्लेज हो गए क्योंकि ब्लैक ही आपके डार्क ट्रंक था, आपकी जो ट्रीज की बाग थी वो भी जो ट्रंक था वो डार्क था, एंड जो मेलेनाइज्ड मॉथ्स थे वो भी कैमोफ्लेज हो गए। लेकिन जो वाइट मॉथ्स थे वो कम थे। क्यों? क्योंकि प्रेडेटर बर्ड्स ने क्या किया? वाइट विंग मॉथ्स पे फीड किया। बाकी सारे एग्जांपल्स क्या हैं? तो फाइनली से समझे क्या कि लाइकेंस पोल्यूटेड एरिया पे ग्रो नहीं करेंगे, सो दे आर व्हाट? पोल्यूशन इंडिकेटर्स। नेचुरल सिलेक्शन का एजेंट कौन था यहाँ पे? प्रेडेटर या बर्ड? बर्ड ने ही डिसाइड किया कि कौन सेलेक्ट करेगा, कौन सर्वाइव करेगा, कौन सर्वाइव नहीं करेगा। So moths that were able to camouflage themselves, that is hide in the background, survived but no variant is completely wiped out. मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वाइट ज़्यादा था तो डार्क वाले सर्वाइव नहीं किए, कम थे, वाइप आउट नहीं हुए। यहाँ पे आपका डार्क वाले ज़्यादा थे तो ऐसा नहीं है कि वाइट वाले कंप्लीटली गायब हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? एवोल्यूशन की बात करेंगे। फर्स्ट लाइफ फॉर्म का फर्स्ट नॉन सेल्युलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर्स अगो, फर्स्ट सेल्युलर फॉर्म 2 बिलियन ईयर्स अगो, इनवर्टेब्रेट्स कब बने? 350 मिलियन ईयर्स अगो, सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स कब बने? 320 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब लोब्ड फिन सीलाकैंथ था, एक्वेटिक था। ठीक है, 1938 में फिश कॉट हुआ था जिसको पहले सोचा था एक्सटेंट था। लोब्ड फिन सीलाकैंथ ने पॉसिबली इन्वॉल्व किया एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में क्या बने? फ्रॉग, सैलामेंडर्स जो एक्वेटिक और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, वो इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स बनाने के लिए। रेप्टाइल्स क्या करते हैं? दे लेक थिक शेल्ड एग्स व्हिच डू नॉट ड्राई अप इन द सन। इन्हीं रेप्टाइल से मैमल्स अराइज हुए फ्रॉम द एंसेस्ट्रल एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स। विविपेरस थे मतलब यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, काफी इंटेलिजेंट थे। रेप्टाइल से ही आपकी ब्रांच निकली थी, रैंड रेप्टाइल्स व डायनासोर्स। 65 मिलियन ईयर्स हो गायब हो गए। रीजन क्या माना जाता है डायनासोर्स के गायब होने का? या तो वो बर्ड्स में चले गए या क्लाइमेट चेंज था। सम लैंड रेप्टाइल्स पानी में वापस चले गए तो उन्होंने फिश लाइक रेप्टाइल्स बना दिए, जैसे इक्थियोसॉरस बना दिया। मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स जो रेप्टाइल्स के हैं वो कौन है? टर्टल्स, टॉर्टोइजेस एंड क्रोकोडाइल्स। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वो बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बात करेंगे तो ऐसा क्यों है कि आपको जो कैंगरूज हैं वो वहीं पे मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि एक पीस ऑफ लैंड था जहाँ पे एक ड्रिफ्ट हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, वो 6 पार्ट्स में, बेसिकली एक पैंजिया नाम का आइलैंड था, वो स्प्लिट हुआ 6 पार्ट्स में, तो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज अलग अलग चली गई। तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स प्रेजेंट हैं या ऐसे कंडीशंस प्रेजेंट हैं जो सिर्फ वहीं पे कैंगरूज की ग्रोथ करवाती हैं, एंड दे आर नॉट फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ कैंगरूज इन सम अदर एरियाज। ठीक है, फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रूज एंड वेल्स, डॉल्फिन, सील्स वगैरह क्या थे? ये सारे एक्वेटिक मैमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में क्या बोलता है कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज हैं किसी पॉपुलेशन में, दे आर स्टेबल और कांस्टेंट रहेंगे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, सम टोटल ऑफ द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1 एंड इज रिप्रेजेंटेड एज p plus q is equal to 1। p क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द, इन्होंने, अच्छा ठीक है इसको काट दो।
ए क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलील स्मॉल ए, और कैपिटल ए क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलील, ठीक है। तो इसी वजह से आप सेम बोल देंगे पी क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील, क्यू क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलील, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने पी या क्यू उल्टा लिख दिया है, तो यहाँ पे आप एक काम करो, इसको इरेज करके ऐसे करेक्ट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, एंड 2pq हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, जो जीन पूल है दैट इज टोटल जीन्स और उनके जो एलील्स हैं वो पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहेंगे। फ्रीक्वेंसी जब मेजर करती है सो इट डिफर्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, और जो डिफरेंस है वो इंडिकेट करता है कि कितना एवोल्यूशनरी चेंज या कितना डिस्टर्बेंस हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। फैक्टर्स कौन है जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं? पहला जीन माइग्रेशन, वो ये बोलता है व्हेन जीन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर पीस ऑफ पॉपुलेशन occurs, जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन, ठीक है। खुद सोचो, इस पॉपुलेशन से कोई ऑर्गेनिज्म बाहर जा रहा है तो इमिग्रेशन हो रहा है, इसमें एंटर कर रहा है तो इमिग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे जीन से एलील्स लॉस्ट होंगे तो यहाँ पे जीन से एलील्स ऐड होंगे, ठीक है। तो अगर जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, जीन फ्लो। तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जीन फ्लो नहीं करना है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन होगा तो वेरिएशंस होगा, और वेरिएशंस होगा तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो आपको वो भी नहीं करना है। म्यूटेशन, म्यूटेशन होगा तो फिर अलग अलग स्पीशीज बनेंगी, अलग अलग जीन्स और एलील्स बनेंगे, तो फिर से हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो म्यूटेशन भी नहीं करना है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, आपके जीन फ्रीक्वेंसीज में स्मॉल पॉपुलेशन में बाई चांस जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज आना। अब वो चेंज किस वजह से हो सकता है, या तो वो किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से हो सकता है, ठीक है। फाउंडर्स या बॉटलनेक इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, वो दोनों इसके अंदर आएगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, बेसिकली आपका नेचुरल सिलेक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी नेचर के एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन बेटर सर्वाइव करेगा। तो बेसिकली आपको ये सारे फीचर्स नहीं चाहिए, ये सारे फैक्टर्स अगर वर्क करेंगे किसी पॉपुलेशन पे तो उस पॉपुलेशन की एलेलिक या जीन फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं रहेगी, या मैं ये बोलूँ कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन आपका 3 टाइप का था, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग में क्या बोला, आपके मीन कैरेक्टर या एवरेज कैरेक्टर वैल्यू वाले इंडिविजुअल सेलेक्ट हुए। डायरेक्शनल क्या बोला, कोई बेसिकली मीन या एवरेज कैरेक्टर को छोड़ के किसी एक डायरेक्शन में सिलेक्शन हुआ है। डिसरप्टिव क्या बोला, दोनों ही सिलेक्ट हो गए, मतलब माइनर मेजर वाले सिलेक्ट हो गए, एवरेज वाले सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। प्लांट्स के एवोल्यूशन की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड इन डिफरेंट टाइम्स, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक वगैरह में। क्लोरोफाइट के एंसेस्टर्स हैं ब्रायोफाइट्स, और ट्रेकियोफाइट के एंसेस्टर्स हैं लाइकोपॉड्स। साइलोफाइटम्स किसके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, दे वर कॉमन एंसेस्टर्स फॉर प्रोजिम्नोस्पर्म्स, फर्न्स, जिंकोस, कॉनिफर्स, निटिल्स एंड स्फिनोप्सिड्स। इसका पूरा सम अप करके लिखा है। ओरिजिन ऑफ मोनोकोटिलेडोन्स इज मोर रीसेंट देन दैट ऑफ डाइकोटिलेडोन्स। और जो जाइंट फर्न है टेरिडोफाइट्स, कब प्रेजेंट है, दे वर प्रेजेंट 200 मिलियन ईयर्स अगो, बट दे ऑल फेल डाउन टू फॉर्म कोल्ड डिपॉजिट स्लोली, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली डायग्राम देखना पड़ेगा। इसके बाद जो टर्टल्स, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स हैं एंड टुआटरा, दे रोज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स सोरोप्सिड्स। थीकोडॉन के एंसेस्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, थीकोडॉन एंसेस्टर्स गेव वे टू एग्जिस्टिंग क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स एंड एक्सटिंक्ट डायनासोर्स। ओरिजिन ऑफ मैमल्स की स्टोरी क्या थी कि जो आपके एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स थे उससे आपके साइनाप्सिड्स बने, साइनाप्सिड्स से पेलिकोसॉरस बने, थेराप्सिड्स बने और फिर मैमल्स बने, ठीक है। तो ये आपको फ्लो याद करना पड़ेगा बेसिकली। ट्राइसेराटॉप्स क्या है आपका, हॉर्न्ड डायनासोर है विद बोनी फ्रिल अराउंड द बैक ऑफ इट्स हेड। अलग अलग आपके डायनासोर्स के वो दे रखे हैं। टिरानोडॉन क्या है, पॉसिबली फ्लाइंग रेप्टाइल्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, एक ट्रांजिशनल फॉसिल है बिटवीन द एव्स एंड बर्ड्स। ब्रैकियोसॉरस एंड टायरानोसॉरस क्या है, सेपरेटली अराइज हुए हैं फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। स्टीगोसॉरस क्या है, लार्ज ट्रायंगुलर बोनी प्लेट था अलोंग द बैक एंड स्पाइक टेल था। टायरानोसॉरस रेक्स क्या था, 20 फीट हाइट में था एंड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ। ब्रैकियोसॉरस क्या है, लॉन्ग जिराफ लाइक नेक, लॉन्ग फोर लिम्स, ठीक है। तो ये फीचर्स तुम लोगों को डायग्राम को देख के याद करना है।
ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली क्या बोलते हैं कि मॉडर्न मैन जो है बेसिकली among the stories of evolution of individual species, the story of evolution of modern man सबसे ज़्यादा interesting है and it is basically appearing to the parallel evolution of human brain. Human ancestors Dryopithecus and Ramapithecus 15 million years पहले आए थे, ठीक है. Dryopithecus कौन थे? More ape like. Ramapithecus क्या थे? More man like. Ape like Dryopithecus hairy थे and walk करते थे किसके जैसे? गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी के जैसे. मतलब बेसिकली ये दोनों ही जो स्पीशीज थे आपके ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस हैरी थे और गोरिल्ला और चिंपैंजी के जैसे चलते थे. फिर आया आपके ऑस्ट्रालोपिथेकस. ऑस्ट्रालोपिथेकस 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले आए. न्यू फॉसिल्स ऑफ बोन्स मिली थी कहाँ पे? इथोपिया एंड टैंजानिया में. 3 to 4 मिलियन अगो मैन लाइक प्राइमेट्स बने. They walked in Eastern Africa grasslands. They were probably not taller than 4 feet but walked upright. सीधा चलते थे. एविडेंस ने दिखाया कि वो स्टोन वेपन्स को यूज करके हंट करते थे बट वो फ्रूट खाते थे, वो मीट नहीं खाते थे. होमो हेबिलिस क्या है? क्रेनियल कैपेसिटी 650 सीसी टू 800 सीसी है. फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग था बट मीट नहीं खाता था. होमो इरेक्टस क्या है? 1.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले बने. 900 सीसी क्रेनियल कैपेसिटीज है. फॉसिल्स जावा में डिस्कवर हुए थे 1891 में. प्रोबेबली मीट खाते थे. निएंडरथल मैन क्या है? 1 लाख टू 40,000 ईयर्स बैक. 1400 क्रेनियल सीसी क्रेनियल कैपेसिटी थी. कहाँ रहते थे? ईस्ट टू सेंट्रल एशिया के बीच में. एंड बेसिकली वो हाइड्स यूज करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए और अपने डेड वंस को बरी करने के लिए, ठीक है. अपने डेड वंस को बरी भी करते थे, मतलब जमीन में गाड़ते थे. होमो सेपियंस क्या है? 75,000 टू 10,000 ईयर्स बैक. कहाँ बने थे? दे अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस. उसके बाद आप बात करेंगे कि जो बेबी चिंपैंजी का स्कल है दैट इज मोर लाइक अडल्ट ह्यूमन स्कल देन द अडल्ट चिंपैंजी स्कल, ठीक है. प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो है दैट वाज प्रेजेंट 18,000 ईयर्स अगो. वन सच केव पेंटिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? भीमबेटका रॉक शेल्टर इन द रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ये आपको याद करना पड़ेगा. एंड एग्रीकल्चर कब आया था? 10,000 ईयर्स बैक. एंड ह्यूमन सेटलमेंट सबसे स्टार्ट हो गया था, ठीक है. So that's it from my side. Thank you so much, beta.